नमस्कार, स्वागत, आदाब, अभिनंदन आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जे जे समय। दोस्तों, आज आप अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 6 की बुक हिस्ट्री की, जिसका अध्याय है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। इसमें हम कृषि से संबंधित चीज़ों को जानेंगे, शहरों की व्यवस्था के बारे में थोड़ी जानकारी इकट्ठी करेंगे। हालांकि विगत कक्षाओं में भी हमने इसके बारे में बहुत अध्ययन किया है। फिर इसमें देखते हैं कि किस तरीके के प्राचीन काल में गांव हुआ करते थे, कृषि को लेकर इनके पास क्या संसाधन थे जिनसे ये उन्नत कृषि या उत्पादन बढ़ाने को लेकर कार्य किया करते थे। इसका आज हम अध्ययन करेंगे। लोहे के औजारों की यदि बात की जाए तो ये कृषि का एक महत्वपूर्ण आयाम था। कृषि करने के लिए लोहे के औजारों का बहुधा प्रयोग आज से लगभग 3000 साल पहले से होता आ रहा है। पर 2500 वर्ष पूर्व तो स्पष्ट रूप से ये पता चल गया कि ये लोग कृषि के लिए फाल भी लोहे की प्रयुक्त करने लग गए थे। 3000 साल पहले महापाषाण काल जो था, उसमें महाकब्रें जो थी, उनमें लोहे के औजार और हथियार बहुत बड़ी संख्या में मिले हैं। इससे स्पष्ट हो गया कि प्राचीन काल में लोहे का प्रयोग हो रहा था, जो लोहयुगीन सभ्यता थी उस समय। और ये जो औजार आप देख रहे हैं, इनमें जैसे ये संडासी है, लोहा वो खुलाड़ी है, ये हंसिया है, ये सब औजार प्राचीन काल में हुआ करते थे। कृषि के लिए उठाए गए कदमों की यदि बात करें तो समृद्ध गांवों के बिना राजाओं तथा उनके राज्य का बना रहना मुश्किल कार्य था। जिस तरह कृषि के विकास में नए नए औजार और रोपाई की ओर महत्वपूर्ण कदम उठाए गए, उसी प्रकार सिंचाई को लेकर भी तत्कालिक राजाओं ने बहुत कदम उठाए थे, जिसमें नहरों का निर्माण करना, कृत्रिम जलाशयों का निर्माण करना, कुएं, तालाब, बावड़ियों का निर्माण करना, ये प्रमुख कार्य हुआ करते थे। ये एक चार्ट है, आप इसे जरूर भर लीजिए। इस चार्ट में क्या किया गया है कि वाक्यों का अरेंजमेंट करना है, आप कर लेंगे, कोई खास चीज नहीं है ये। हम बात करते हैं गांवों में कौन रहते थे। देखिए, आज के समय में गांव में कौन रहता है? जो किसान है वो रहता है, जो प्रत्यक्ष रूप से खेती से जुड़ा है वो रहता है, और जो नौकरी करते हैं वो भी रहते हैं। आज के समय में यदि कहें कि 100% किसान ही गांव में रहते हैं तो ये चीज सही नहीं होगी। पर उस समय में इस उपमहाद्वीप में दक्षिण और उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। सबसे पहले भूस्वामी थे, और भूस्वामियों को विल्ला कहा जाता था। दूसरे साधारण किसान, जिन्हें हलवा जो कहे, साधारण हलवा थे, उन्हें ऊणवार कहा जाता था। तीसरे भूमिहीन मजदूर, दास, केडिसियार और अद्दीमई कहलाते थे। जो भूमिहीन मजदूर थे उन्हें दास, केडियास, सीर, सियार और अद्दीमई कहा जाता था। देश के उत्तरी हिस्सों में प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। उत्तरी हिस्से में ग्राम भोजक का अर्थ हुआ करता था कि वो गांव का प्रमुख है, और अक्सर ये कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, क्योंकि गांव में अधिक भूमि के स्वामी हुआ करते थे। राजाओं की ओर से कर इकट्ठा करने का कार्य भी कर लिया करते थे। बड़े भूस्वामी हुआ करते थे, ये कर वसूलने का कार्य भी करते थे। पुलिस और न्याय व्यवस्था का काम भी ये लोग देख लिया करते थे। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे, जिन्हें गृहपति कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गृहपति इन्हें कहा जाता था। जैसे आप देख रहे हैं अभी कि गृहपति होते थे जो स्वतंत्र रूप से कृषक हुआ करते थे। ज्यादातर छोटे किसान हुआ करते थे। इसके अतिरिक्त
कुछ ऐसे व्यक्ति हुआ करते थे जो भूमिहीन होते थे और ये दूसरे की जमीन में दास के रूप में कार्य किया करते थे। इन्हें कर्मकार भी कह सकते थे, यानी काम करने के लिए, जीविका चलाने के लिए लोग खेती का काम करने का काम भी किया करते थे, एक मजदूर के लिए के तरीके से। अधिकांश गांव में लोहार, कुम्हार, बढ़ई, बुनकर जैसे शिल्पकार भी होते थे। स्वाभाविक है कि इन सब की आवश्यकता हुआ करती थी, क्योंकि औजार कृषि का प्रमुख संसाधन है और औजार बनाने के लिए लोहार की आवश्यकता होती है। बढ़ई, बुनकर सभी आवश्यक है। अब बीच में एक चीज आप देख रहे हैं, प्राचीन तमिल रचनाएं। तमिल रचनाओं को संगम साहित्य कहा जाता है। 2300 साल पहले रचे गए। संगम का सीधा सा अर्थ एक है, वो ये कि संगम मतलब एक संघ में, एक कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया जाता था, इसलिए इन्हें संगम साहित्य कहा जाता है। मैं आपको एक चित्र दिखा रहा हूं जिसमें हम देख रहे हैं मुदेर। ये यहां है मुदेर, ये देखिए ये मुदेर। यहां पर संगम साहित्य हुए हैं, सम्मेलन हुए हैं जिनमें ये साहित्यों का संकलन किया गया है। नगर क्या कहती हैं कहानियां, यात्रा विवरण, मूर्ति कलाएं और पुरातत्व। ये वो कहानियां हैं जो आम लोगों में प्रचलित थी और बौद्ध भिक्षुओं, जिन्हें भिक्षुओं को हम भिक्षु कहते हैं, उन्हीं भिक्षुओं द्वारा इनका संकलन किया गया है। ये जातक कथा का यहाँ पर विवरण किया गया है, जिसमें एक निर्धन व्यक्ति किस तरह एक खुशहाल व्यक्ति बन जाता है। देखिए कहानी ये है कि प्राचीन समय में एक व्यक्ति था जो नगर में रहता था, बेहद गरीब व्यक्ति था। उसके पास कुछ नहीं था, एक मरा हुआ चूहा था। उस चूहे को ले जाकर वो एक होटल के मालिक को दे देता है और कहता है कि आप इसे ले लो। तो उसके एक भोजनालय के मालिक की बिल्ली थी, तो उसने उससे वो चूहा खरीद लिया एक सिक्के में। उसके बाद वो लड़का वहां से चला गया और एक दिन बड़ी जोर की आंधी आई। उस आंधी में राजा के महल में बहुत से वृक्ष टूट गए, टहनियां डालियां टूट गई, पूरा बाग उजड़ सा गया। तो वो लड़का मालिक के पास गया, जाके कहा कि मैं आपके ये जो टहनियां टूटी हैं इनको उठा दूं, पर बदले में मुझे ये सब लकड़ियां चाहिए। माली ने कहा अरे बहुत बढ़िया काम, मैं तो खुद इस चीज से परेशान था। उसने कहा ठीक है, कर दो सफाई और ले जाओ तुम ये डालियां। उस लड़के ने बाहर खेल रहे बच्चों से कहा कि तुम सबको मिठाई खिलाऊंगा, ये सारी डालियां जो टूटी पड़ी हैं यहाँ बगीचे में, इनको उठाकर इकट्ठी कर दो। उसने सारी डालियों को महल के जो बाग था उससे बाहर इकट्ठी करवा दी। इतने में वहां से एक कुम्हार जा रहा था जिसको ईंधन की आवश्यकता थी, लकड़ी की। तो उस लड़के ने उससे कहा कि ये लकड़ियां मैं बेच रहा हूं, ले लो। तो उसने वो लकड़ी सारी उस कुम्हार को बेच दी। कुम्हार को बर्तन बनाने होते हैं ना, इसलिए वो लेकर चला गया। अब युवक ने एक योजना बनाई कि नगर के बाहर कुछ घास खोदने वाले लोग, घास काटने वाले लोग घास काट रहे थे। उस युवक ने अपने एक बड़े से पात्र में ले जाकर उन सबको जल पिलाया। लोग प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो उस युवक ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, जब आवश्यकता होगी तो मांग लूंगा। ये बोलकर लड़का चला गया। इसके बाद उस लड़के की एक दोस्ती एक व्यापारी से हो जाती है। उस व्यापारी ने उस लड़के को बताया कि कल एक बड़ा व्यापारी आ रहा है घोड़े का, जो 500 घोड़े लेकर आएगा। यह सुनकर वो लड़का दौड़ा दौड़ा उन घास काटने वाले घसीरों के पास जाकर बोला कि तुम लोग अब मुझे एक एक घास का गट्ठर दोगे। वो गट्ठर दोगे और ये भी ध्यान रहे कि जब तक ये घास के गट्ठर मुझे मेरे ना बिक जाएं तब तक आप लोग नहीं बिचोगे। घास काटने वाले तैयार हो गए। अब वो घोड़े वाला व्यापारी वहां आ जाता उस नगर में
उसे घोड़ों के लिए घास की आवश्यकता थी। तो वो घोड़े वाले ने घास वालों से जाकर कहा मुझे घास चाहिए, तो उन्होंने नहीं दी। तो उस स्थिति में उसने उस लड़के से वो घास खरीद ली। 500 गट्टर जो थे वो 1000 रुपए में, जो 1000 सिक्के थे उसमें उस व्यापारी ने वो 500 गट्टर उस लड़के से खरीद लिए घास के। ये एक उस समय की कहानी है जिससे ये पता चलता है कि देखो कैसे उस चालाकी से उस लड़के ने अपना काम निकाल लिया। अब देखिए, इसके अलावा प्राचीन काल में नगरों में जीविका के लिए लोग बाग अन्य कार्य भी करते थे, जैसे मूर्ति कला है, तो मूर्तियों का निर्माण किया करते थे। उन मूर्तियों को ऐसे स्थानों पर सजाया जाता था जहां पर लोग आए जाएं, जैसे कि इमारतों की रेलिंग में, खंभों में, प्रवेश द्वारों पर सजा दिया जाए, जिससे कि आने जाने वाले लोग उन सब कलाओं को देख सके। ये आप एक चित्र देख रहे हैं, ये वाला, ये दिल्ली में मिला एक वलय कूप है जो बेसिक रूप से घरों में बनाया जाता था, और इसमें कचरा डाल लिया करते थे, या फिर इस वलय कूप में यहाँ पर लोग अपने नाली कूड़ेदान का प्रयोग इस पे कर लिया करते थे। साथ ही आप एक चित्र और देख रहे हैं, ये वाला चित्र ये देख रहे हैं आप। इस चित्र में आप देख रहे हैं कि ये सांची में मिला एक वो है मध्य प्रदेश में स्तूप, उसमें मूर्तिकला का एक नमूना ये है, सांची की मूर्तिकला का नमूना। देखिए किस तरीके की मूर्ति उकेरा करते थे ये लोग। उस समय की मूर्तिकला का ये उदाहरण, ये बहुत अच्छा उदाहरण है। महलों, बाजारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। संभवतः लकड़ी, मिट्टी व कच्ची ईंटों या छप्पर से बने घर हुआ करते थे जो ज्यादा समय नहीं टिकते थे। हाँ, हो सकता है भविष्य में इसकी खोज पुरातत्वविद और कर ले। प्राचीन शहरों के बारे में वहां गए नाविकों, यात्रियों के विवरणों द्वारा पता चला है कि ऐसा ही एक विस्तृत विवरण किसी अज्ञात यूनानी नाविक का है। जिन जिन पतनों पर वह गया उसके बारे में उसने लिखा। भरूच पतन के बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा कि ये भरूच जो था उसे बेरीगाजा, यूनानी शब्द में इसे बेरीगाजा कहा जाता है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की आयात निर्यात की क्रियाएं की जाती थी। निर्यात की यदि बात की जाए तो यहाँ से जड़ी बूटियाँ, हाथी के दांत, गोमेद, कॉर्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। और बेरीगाजा में शराब, तांबा, टिन, सीसा, मूंगा, पुखराज, सोने, चांदी के सिक्के, कपड़े आदि का आयात किया जाता था। राजा के लिए बाहर से आने वाले व्यापारी बहुत सारी चीजें लाया करते थे, जिसमें चांदी के बर्तन हैं, गायक है किशोर, सुंदर औरतें, अच्छे शराब, उत्कृष्ट महीन कपड़े शामिल हुआ करते थे। ये बाहर से आने वाले जो व्यापारी थे वो राजा के लिए लेके आया करते थे। अब हम बात करते हैं प्राचीन काल के आहत सिक्के। आहत सिक्के मूलतः चद्दर धातु की जो होती थी उससे बनाए जाते थे, उसको काटकर, या धातु की चपटी गोलियां जो होती थी उनसे बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं होता था, बल्कि इन्हें एक मोहर द्वारा कुछ चिन्ह ठप्पे बनाए हुए थे, उनके द्वारा कंप्रेस करके एक आहत माने चोट पहुंचाकर बना दिया जाता था। जैसे एक मान लीजिए धातु की प्लेट है, उस पे उस मोहर को लगा के दबा दिया जाता था, जिससे क्या हो जाता था कि वो जो सिक्के होते थे उनका निर्माण हो जाता था। मैं सिक्के आपको कुछ दिखा देता हूं। इस तरीके के वो क्या हुआ करते थे, सिक्के हुआ करते थे। ये जो देख रहे हैं आहत सिक्के हैं ये, इनमें किसी प्रकार का कोई, देखिए एक बार थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा। ये देखिए कुछ लिखा हुआ नहीं है, उत्कीर्ण नहीं किया जाता था,
बल्कि इन्हें कंप्रेस करके उन मोहरों से फिर तैयार किया जाता था। विभिन्न प्रकार के आज सिक्के मिले हैं। विनिमय के लिए इनका प्रयोग किया जाता था। विनिमय का अर्थ है यहां पर लेन देन के लिए। लेन देन के लिए क्या, वस्तुओं के विनिमय का प्रमुख साधन सिक्का हुआ करता था। एक कविता है ये यहां पर संगम साहित्य की। खेतों के सफेद धान गाड़ियों पर लादे जा रहे हैं, नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते, चांदनी सी सफेद रेत पर परिवार को समेटे, कहीं पीछे छूट न जाएं। शहरों के नमक के सौदागरों के यूं चले जाने से सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। समुद्र के किनारे नमक का बहुत ज्यादा उत्पादन होता था। ये इस प्रकार संगम साहित्य की कविता है। नगर क्या थे नगर? अब शहरों के की बात करें, अब गांव के बाद, ये 2500 साल से भी ज्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर मथुरा के बारे में हम बात कर रहे हैं। क्योंकि यहां यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित होने के कारण यह नगर एक विकसित नगर था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। अनेक मंदिरों का यहां निर्माण किया हुआ था। इस नगर के आसपास किसान पशुपालक रहा करते थे जो भोजन जुटाने का काम किया करते थे। मूर्ति कला का प्रमुख केंद्र मथुरा हुआ करता था। लगभग 2000 साल पहले मथुरा पर कुषाणों का साम्राज्य था और ये कुषाणों की दूसरी राजधानी हुआ करता था। मथुरा एक बहुत बड़ा धार्मिक केंद्र था। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर बहुधा संख्या में मिल जाते हैं। इस शहर मथुरा में कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था जो आज भी विद्यमान है। इस तरीके का आपका ये मथुरा शहर है। मथुरा में प्रस्तर खंड माने पत्थर के खंड तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख है जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। प्राय राजा जो शहर का था वो, रानी, अधिकारी, व्यापारी, शिल्पकार इस प्रकार के दान किया करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेखों में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वाले, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वालों के उल्लेख इन अभिलेखों में मिलते हैं। फिर है शिल्प और शिल्पकार। देखिए, उससे पहले मैं आपको बता दूं, NBPW नॉर्थन ब्लैक पॉलिश वेयर कल्चर, उत्तरी काले चमके पात्र। ये पात्र इस प्रकार के हुआ करते थे। ये चाक धातु की तरह दिखने वाले होते थे। चमकदार इनकी काली सतह हुआ करती थी। इन्हें भट्टों पर उच्च ताप पर तपाकर पक्का किया जाता था। और खास बात यह है कि इनकी शीशे जैसी चमक हुआ करती थी। शराब पीने या किसी तरल पदार्थ को इसमें रखने का इसका प्रयोग महत्वपूर्ण होता था। इन्हें NBPW कहा जाता था। बड़े सुंदर बर्तन हुआ करते थे जो ज्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में ही मिला करते थे। इनके बहुत अधिक अवशेष नहीं मिले हैं। ये केवल साहित्यिक ग्रंथों से इनका अधिक पता चला है। उत्तर में वाराणसी, दक्षिण में मुदेर इसके प्रमुख केंद्र हुआ करते थे। स्त्री पुरुष दोनों इसके निर्माण का काम किया करते थे। शिल्पकारों की यदि बात करें तो शिल्पकार उस समय अपने अपने व्यापारिक संघ या श्रेणी बना लिया करते थे, जिस श्रेणी में स्त्री और पुरुष दोनों समान रूप से काम करने का कार्य किया करते थे। शिल्पकारियों के जो शिल्पकार थे उनकी श्रेणियों का मुख्य काम था प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना, जबकि व्यापारिक श्रेणियां व्यापार संचालन का कार्य किया करती थी। व्यापारिक श्रेणियां जो थी वो बैंकर का काम करती थी। छोटे बैंकों के रूप में वो प्रयुक्त होती थी। यहां लोग अपना धन जमा किया करते थे, पैसे जमा किया करते थे। आवश्यकता पड़ने पर यहां से उधार
लेने जैसी प्रक्रिया भी हुआ करती थी। यहां श्रेणियों में, व्यापारिक श्रेणियों में जो धन निवेश किया जाता था वो लाभ के लिए किया जाता था, जो फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दिया जाता था। उस समय सूत कातने और बुनने का भी एक नियम हुआ करता था। सूत कातने का काम विधवाएं, सक्षम असक्षम महिलाएं, भिक्षुणियां, वृद्ध वेश्याएं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियां, सेविकाओं तथा अवकाश प्राप्त देवदासियों को इस कार्य में लगाया जाता था। इस काम के बदले उनकी गुणवत्ता के अनुसार उन्हें पारिश्रमिक दिया जाता था। जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं होती थी, वे अपनी दासियों द्वारा कारखानों से सूत मंगवाया करती थी एवं काते हुए सूत को पुनः तड़के उठकर उस कारखाने पर जमा करा दिया जाता था। जो उसका पारिश्रमिक होता वो उसे वापस मिल जाया करता था। जो निरीक्षक यहां बैठता था वो यदि औरत से इधर उधर की बात करता या उनसे कोई गलत बात करता, गलत तरीके से उनकी तरफ देखता, तो उन्हें वहां सजा का प्रावधान भी था। दिए गए टास्क को यदि सूत काटने वाला नहीं पूरा करता तो यहां तक भी प्रावधान था कि उसका अंगूठा भी काट दिया जा सकता था। इस प्रकार यहां सजा भी दी जाती थी यदि कोई कार्य नहीं करता है तो। अब अरिकामेडु, अरिकामेडु के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था कि पतन था, ये पोर्ट था जहां पर जहाजों से सामान उतारे जाते थे। यहां ईंटों से बना एक ढांचा मिला जो संभवतः गोदाम रहा होगा उस समय का। यहां भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। एम्फोरा एक ऐसा पात्र था जिसके दोनों तरफ पकड़ने का कुछ हुआ करता था। उस पात्र में कुछ चीजें रखी जाती थी जो तरल पदार्थ के रूप में होती थी। हत्थे उसके दोनों तरफ लगे होते थे। बड़ा सुंदर पात्र हुआ करता था, चिकना सा, जिसमें शराब और तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी यहां पर मिले हैं। एरेटाइन का मतलब हुआ था यह कि इन्हें इटली के एक शहर एरेटाइन के नाम पर एरेटाइन पत्थर कहा गया। ये कुछ पात्र हैं मिट्टी के बर्तन। इन बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इस लिपि का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इसे तमिल ब्राह्मी लिपि अभिलेख कहा जाता है। उस समय ऐसे बर्तन मिले जिनका डिजाइन तो रोम का है किंतु बनाए यहीं गए। रोमन लैंप, शीशे के बर्तन या रत्न भी यहां पर मिले हैं। कुछ छोटे छोटे कुंड मिले जो संभवतः कपड़ी रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहां पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों के मन के बनाने के पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये आप देख रहे हैं रोम। ये जो आप देख रहे हैं चित्र, ये रोम का है। एक्वाडक्ट इसे कहा जाता है। जब गंगा का मैदान के शहर बस रहे थे उसी समय रोम एक बड़ा साम्राज्य की राजधानी बस रहा था। यूरोप तथा उत्तर अमेरिका एवं पश्चिमी एशिया तक फैला साम्राज्य। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासक में से एक ऑगस्टस ने कहा कि यह रोम साम्राज्य जो था वो ईंटों से बना था जिसे मैंने संगमरमर का बनाया। ऑगस्टस के बाद के शासकों ने कई मंदिर और महल भी यहां बनवाए। ऑगस्टस ने बड़े बड़े एम्फी थिएटर का निर्माण किया। एम्फी थिएटर बनाए थे। उन थिएटरों में चारों ओर सीढ़ीनुमा लोगों के बैठने की जगह बनाई। बड़े बड़े स्नानागार हुआ करते थे। यहां जलवायु सेतु, एडवाक्डक्ट जिसे कहा जाता है, उसके जरिए स्नानागारों, फुहारों तथा गुसल खाने के लिए पानी लाया जाता था।
इस प्रकार का रोम साम्राज्य था। और आज हमने ये जो बात की वो अध्याय 7 था, 8 था अध्याय, आपको आज की क्लास कैसी लगी इसके बारे में आप मुझे कमेंट करें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को दबाएं जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। और इस व्याकरण के बाद ये जो हम एनसीईआरटी चला रहे हैं ये लगातार चलती रहेगी, इसलिए इसे से अधिक शेयर करें ताकि लोगों तक इसका लाभ पहुंच सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।